आज है 24 नवंबर 2025। चलिए शुरुआत करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस की धना की, जिसके अंतर्गत हम लोग दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता आदि महत्वपूर्ण अखबारों से महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आज का पहला आर्टिकल जो चर्चा में है, आप लोगों को पता ही है, G20 का सम्मेलन चल रहा है, ठीक है, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। इस पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। पहला आर्टिकल है डीप फेक और आतंकवाद में एआई के इस्तेमाल पर रोक जरूरी, मोदी। एआई का गलत इस्तेमाल रोकने को वैश्विक फंड पर दिया जोर। G20 सम्मेलन में कहा, तकनीकी की उपयोगिता वैश्विक होनी चाहिए। महत्वपूर्ण तकनीकों को वित्त केंद्रित नहीं बल्कि मानव केंद्रित होना चाहिए। एआई के इस युग में हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। मोदी ने कहा कि एआई के इस युग में हमें अपना दृष्टिकोण को तेजी से बदलना होगा। हमें आज की नौकरियों से कल की क्षमताओं की ओर बढ़ना होगा। हमने दिल्ली G20 सम्मेलन में इस विषय पर प्रगति की थी। हमें उम्मीद है अगले कुछ वर्षों में G20 प्रतिभा में गतिशीलता के लिए एक वैश्विक ढांचा विकसित करेगा। फरवरी में एआई पर समिट की मेजबानी करेगा भारत। पीएम ने कहा, भारत फरवरी 2026 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय विषय पर एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने सभी G20 देशों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कहा कि हम सतत विकास और सभी की समृद्धि के लिए प्रगति के पक्ष में हैं। जोहान्सबर्ग में रविवार को G20 सम्मेलन को संबोधित करते प्रधानमंत्री मोदी, इस अवसर पर विदेश मंत्री जयशंकर भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। मानव जीवन, सुरक्षा और सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित करने वाली एआई प्रणालियां जिम्मेदार और ऑडिट योग्य होनी चाहिए। एआई को मानवीय क्षमताओं को बढ़ाएं, लेकिन निर्णय लेने की अंतिम जिम्मेदारी मनुष्यों के पास ही रहनी चाहिए। ये जो है प्रधानमंत्री जी के बयान थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए वैश्विक समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि महत्वपूर्ण तकनीकों को वित्त केंद्रित नहीं बल्कि मानव केंद्रित होना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि डीप फेक और आतंकवाद में एआई के इस्तेमाल पर रोक जरूरी है। उन्होंने कहा, तकनीकी की उपयोगिता राष्ट्रीय के बजाय वैश्विक होनी चाहिए। इसे ओपन सोर्स के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए, न कि विशेष मॉडल के आधार पर। इसी दृष्टिकोण के आधार पर भारत का तकनीकी इकोसिस्टम बनाया गया है। इसके महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं, चाहे वह अंतरिक्ष क्षेत्र हो, एआई हो या डिजिटल भुगतान हो, जहां हम विश्व में अग्रणी हैं। इससे एक दिन पहले शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने ड्रग्स तस्करी और आतंकवाद के बीच गठजोड़ को दुनिया के लिए खतरा बताया था। अगला आर्टिकल, जस्टिस सूर्यकांत आज 53वें प्रधान न्यायाधीश की शपथ लेंगे। 15 महीने प्रधान न्यायाधीश के पद पर रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत। अनुच्छेद 370 SIR पेगासस पर फैसला देने वालों में रहे हैं शामिल। जस्टिस सूर्यकांत की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। जम्मू और कश्मीर के अनुच्छेद 370 समाप्त करने, बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी FIR और पेगासस स्पाईवेयर मामले पर अहम फैसला देने वाली पीठ का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश जस्टिस BR गवई का स्थान लेंगे, जो रविवार शाम को सेवानिवृत्त हो गए। जस्टिस सूर्यकांत को 30 अक्टूबर को अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था। वह लगभग 15 महीनों तक इस पद पर रहेंगे। वह 9 फरवरी 2027 को 65 वर्ष की उम्र में इस पद से सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस सूर्यकांत हाल ही में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर फैसला सुनाने वाली पीठ का भी हिस्सा रहे हैं। अगला आर्टिकल, भारतीय नौसेना में आज शामिल होगा पनडुब्बियों का दुश्मन स्वदेशी युद्धपोत माहे। पहले माहे की खूबियां देख लेते हैं। समुद्र के बजाय तटीय जल क्षेत्र या नदी मुहाने जैसे उथले पानी वाले क्षेत्रों में काम करेगा युद्धपोत। टारपीडो, कई भूमिका वाली पनडुब्बी, रोधी मिसाइल, उन्नत रडार और सोनार से लैस। परियोजना के तहत कुल 8 अत्याधुनिक पोत बनाए जा रहे हैं, जिनमें यह पहला अत्याधुनिक सोनार सिस्टम से समुद्र की गहराइयों में होने वाली
गतिविधियों का लगाएगा पता। 80% स्वदेशी सामग्री से तैयार युद्धपोत स्टील्थ क्षमता की वजह से दुश्मन की निगाह में नहीं आता। 25 नॉट प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से गश्त करने में माहिर है यह युद्धपोत। 78 मीटर लंबा यह पोत डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन से संचालित होगा। 8 युद्धपोत माहे श्रेणी के तैयार किए जाने हैं नौसेना के लिए। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला INF माहे आप तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, तो देश की रक्षा तैयारियों के मामले में नौसेना आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। 80% स्वदेशी सामग्री से तैयार पनडुब्बियों के दुश्मन युद्धपोत माहे को सोमवार को नौसेना में शामिल किया गया। माहे श्रेणी का यह पहला अत्याधुनिक युद्धपोत है जो नौसेना में शामिल होने जा रहा है। ऐसे 8 युद्धपोत और तैयार करने की योजना है। माहे श्रेणी के एंटी सबमरीन वारफेयर फैली वाटर क्राफ्ट की कमीशनिंग समारोह मुंबई स्थित नेवल डॉकयार्ड में आयोजित होगी, जिसकी मेजबानी वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग अफसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन करेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी करेंगे। माहे का शामिल होना स्वदेशी उथले पानी के युद्धपोतों की नई पीढ़ी की शुरुआत माना जा रहा है और तेज फुर्तीले और तकनीक रूप से उन्नत माने जाते हैं। जहाज में 80% से अधिक स्वदेशी घटकों का उपयोग किया गया है। भारत की बढ़ती डिजाइन और निर्माण क्षमताओं का प्रमाण है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित माहे को पश्चिमी समुद्र तट पर साइलेंट हंटर की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है। यह जहाज समुद्र की उथली गहराइयों में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने, तटीय गश्त और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है। मालाबार तट के ऐतिहासिक कस्बे माहे के नाम पर रखे गए जहाज के शिखर पर कलारी पयट्टू की प्रतीकात्मक लचीली तलवार उर्मी को दर्शाया गया है, जो जहाज की फुर्ती, सटीकता और घातक क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। अगला आर्टिकल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, समय की जरूरत मोदी। कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं। इब्सा की बैठक में रखा डिजिटल इनोवेशन अलायंस का प्रस्ताव। G20 सम्मेलन के इतर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीकी नेताओं की बैठक। जोहान्सबर्ग में रविवार को G20 सम्मेलन के इतर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा मध्य के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अब तक एक विकल्प नहीं बल्कि समय की जरूरत है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इब्सा के त्रिपक्षीय मंच को वैश्विक संस्था में बदलाव के लिए स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन के इतर इब्सा नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ऐसे समय जब दुनिया बिखरी और विभाजित नजर आती है, इब्सा एकता, सहयोग और मानवता का संदेश दे सकता है। उन्होंने तीनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए इब्सा NFA स्तरीय बैठक को संस्थागत बनाने का भी प्रस्ताव रखा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की उपस्थिति में आयोजित बैठक में मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमें करीबी समन्वयों के साथ आगे बढ़ना होगा। इतनी गंभीर मुद्दे पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। मानव केंद्रित विकास सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने तीनों देशों के बीच UPI जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविन जैसे स्वास्थ्य मंचों, साइबर सुरक्षा ढांचे और महिलाओं के नेतृत्व वाली तकनीकी पहल को साझा करने के लिए इब्सा डिजिटल नवाचार गठबंधन की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 40 देशों में परियोजनाओं के समर्थन में इब्सा के कार्य की सराहना करते हुए उन्होंने दक्षिण सहयोग को और आगे बढ़ाने और जलवायु अनुकूल कृषि के लिए इब्सा फंड का प्रस्ताव रखा। मोदी ने इब्सा बैठक की समुचित बताया क्योंकि यह अफ्रीकी धरती पर आयोजित प्रथम G20 शिखर सम्मेलन के साथ हुई है। यह ग्लोबल साउथ देशों द्वारा लगातार 4 बार G20 की अध्यक्षता की जाने का नतीजा है, जिनमें से अंतिम 3 अध्यक्षता इब्सा सदस्यों द्वारा की गई है। इसके परिणाम स्वरूप मानव केंद्रित विकास, बहुपक्षीय सुधार, सतत विकास पर केंद्रित कई महत्वपूर्ण पहल हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आपकी इब्सा है 3 महाद्वीपों, 3 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों, 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। मोदी ने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले
एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इफ्फा नेताओं को आमंत्रित किया। इसके साथ ही कनाडा से व्यापार $50 अरब करने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को G20 शिखर सम्मेलन के इतर कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी से मुलाकात के दौरान दोनों नेता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने के अलावा रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में गहन सहयोग की संभावना तलाशने पर सहमत हुए। यह मोदी और कार्नी की दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेता जून में कनाडा के नास्कस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। मोदी ने एक्स पर लिखा, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बहुत उपयोगी बातचीत हुई है। हमने साल 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कनाडाई पेंशन फंड भी भारतीय कंपनियों में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पता चले, भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024 में $30 अरब के आंकड़े को पार कर गया था। भारत उस साल कनाडा का 7वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बनकर उभरा था। IANF के अनुसार इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान लाल किला आतंकी हमले पर भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला आर्टिकल, भारत ने जलवायु शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर जताया संतोष। COP30 में समावेशी नेतृत्व के लिए ब्राजील का किया समर्थन। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को अधिक वित्तीय सहायता का वादा। भूपेंद्र यादव। आप देख सकते हो तस्वीरों में। संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में अध्यक्षता के दौरान समावेशी नेतृत्व के लिए ब्राजील को भारत ने रविवार को समर्थन दिया और जलवायु शिखर सम्मेलन में अपनाए गए निर्णयों का स्वागत किया। हालांकि नई दिल्ली ने कई निर्णयों पर संतोष जताया, लेकिन जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को रोकने के उद्देश्य से किसी नीति को तैयार करने में COP30 में विशिष्ट सफलता नहीं मिली। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों को मौसम की मार से निपटने के लिए अधिक वित्तीय सहायता के वादे के साथ ब्राजील के बेलम में COP30 का शनिवार को समापन हुआ। समझौते के तहत 2035 तक विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट फंडिंग तिगुना हो जाएगी। इस सम्मेलन में जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की रूपरेखा तय करने पर सहमति नहीं बन सकी। जलवायु शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। भारत ने COP अध्यक्ष आंद्रे कोर्रिया दो लागो के नेतृत्व के प्रति भी आभार जताया। भारत ने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना के साथ 33 साल पहले रियो में किए गए वादे अब बेलम में उठाए गए कदमों के कारण पूरे होंगे। भारत ने COP30 की प्रमुख उपलब्धियां, विशेष रूप से न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र की स्थापना पर संतोष जताया। बयान में इसे मील का पत्थर बताया गया और उम्मीद जताई गई कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर समानता और जलवायु न्याय को क्रियान्वित करने में मदद करेगा। अगला आर्टिकल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से राजस्थान लाएंगे बाघ व बाघिन। राजस्थान में बाघों में आनुवंशिक विविधता लाने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 7 बाघ एवं बाघिन लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के पेंच एवं कान्हा टाइगर रिजर्व और महाराष्ट्र के तंडोवा एवं अंधेरी टाइगर रिजर्व से बाघ बाघिन को राजस्थान में लाया जाएगा। इनमें 3 बाघिन रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में लाई जाएंगी। इसके लिए रिजर्व के बजाल्या ग्रासलैंड पर वायुसेना का हेलीपैड बन रहा है। अगला आर्टिकल, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 27वें संविधान संशोधन पर प्रदर्शन। तो जो पाकिस्तान का 27वां संविधान संशोधन है वो चर्चा में आ गया है, क्योंकि इसके खिलाफ कराची बार एसोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार को सिंध हाई कोर्ट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हाल ही में पारित 27वां संविधान संशोधन के जरिए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम किया गया है। अगला आर्टिकल, INF सावित्री ने सेशल्स में समुद्री सहयोग पर कदम बढ़ाया। सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में तैनात भारतीय नौसेना का ऑफशोर पेट्रोल जहाज INF सावित्री आप यहां पर देख सकते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना का ऑफशोर पेट्रोल जहाज INF सावित्री ऑपरेशनल मिशन के तहत सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा। अगला आर्टिकल, ब्रिटिश भारतीय जासूस नूर इनायत खान को फ्रांस ने डाक टिकट जारी कर दिया सम्मान। यह सम्मान पाने वाली वह एकमात्र भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश एजेंट के रूप में निभाई थी भूमिका। फ्रांस के डाक टिकट पर छपा नूर इनायत खान का चित्र। टीपू सुल्तान की वंशज नूर इनायत खान के सम्मान में फ्रांस ने डाक टिकट जारी किया। यह सम्मान पाने वाली वह एकमात्र भारतीय मूल की महिला हैं।
इससे पहले ब्रिटेन ने 2014 में नूर को सम्मानित किया था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडर कवर ब्रिटिश एजेंट के रूप में फ्रांसीसी जो आपके सेना थी उसमें अहम भूमिका निभाई थी। नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले फिंगर ऑफ रेसिस्टेंस के सम्मान में फ्रांसीसी डाक सेवा ला पोस्टे ने डाक टिकट जारी किया है। इस पर नूर को ब्रिटिश महिला सहायक वायुसेना की वर्दी में दिखाया गया है। फ्रांसीसी रेजिस्टेंस उन समूहों का बल था जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में नाजियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नूर की जीवनी स्पाई प्रिंसेस द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान की लेखिका फराबनी बसु ने कहा, खुशी है कि फ्रांस ने नूर के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। नूर ने फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान दे दी। वह पेरिस में पली बढ़ी। नूर के सम्मान में ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा डाक टिकट जारी किए गए हैं। अब समय है कि भारत भी डाक टिकट से उन्हें सम्मानित करे। मॉस्को में हुआ था जन्म। 1914 में मॉस्को में भारतीय सूफी संत पिता और अमेरिकी मां के घर जन्मी नूर उन निफा इनायत खान बचपन में ही लंदन चली गई। द्वितीय विश्व के दौरान फ्रांस के पतन के बाद परिवार इंग्लैंड भाग गया और नूर WAAF में शामिल हो गई। 8 फरवरी 1943 को उन्हें स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव में भर्ती किया गया। यह ब्रिटिश गुप्तचर सेवा थी जिसे युद्ध के दौरान कब्जे वाले क्षेत्रों में जासूसी तोड़फोड़ व टोह देने के लिए बनाया गया था। वह जून 1943 में फ्रांस में घुसपैठ करने वाली पहली महिला रेडियो ऑपरेटर बनी। 13 सितंबर 1944 को दे दी गई फांसी। नाजी बलों ने उन्हें पकड़ लिया और दचाऊ यातना शिविर भेज दिया गया, जहां उन्हें 13 सितंबर 1944 को फांसी दे दी गई। वह 30 वर्ष की थी। उनकी अदम्य बहादुरी के लिए फ्रांसीसी रेजिस्टेंस पदक और सर्वोच्च नागरिक सम्मान ट्राइडेक्स डे गुएरे से सम्मानित किया गया। 1949 में ब्रिटेन द्वारा मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस से भी उन्हें सम्मान। अगला आर्टिकल, दृष्टिबाधित महिला टीम बनी विश्व विजेता। दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया। भारत ने दृष्टिबाधित T20 महिला विश्व कप फाइनल में रविवार को कोलंबो के फीफारा ओवल मैदान में नेपाल को 7 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती। दृष्टिबाधित महिला विश्व कप का यह पहला आयोजन था। अगला आर्टिकल, लक्ष्य बने ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन। इस सत्र में विश्व टूर खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने रविवार को अपने कैरियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में 24 वर्षीय लक्ष्य ने जापान के यूसी तनाका को पूरी तरह दबदबे वाले अंदाज में 21-15, 21-11 से हराया। यह मुकाबला महज 38 मिनट चला, जिसमें भारतीय शटलर ने शुरुआत से अंत तक नियंत्रण बनाए रखा। अगला आर्टिकल, देवंदा ने जीती 100 किलोमीटर अल्ट्रा चैंपियनशिप। भारत के अमर सिंह देवंदा ने बैंकॉक में आयोजित एशिया ओफनिया 100 किलोमीटर अल्ट्रा चैंपियनशिप में 6 घंटे 59 मिनट और 37 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय निकालकर जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता का आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स ने किया था। तो इसी के साथ आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होते हैं। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हुए पहुंचे हैं, प्लीज़ कमेंट करें आई हैव डन इट। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताएं। साथ में इसकी PDF और इमेज प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। लिंक जो है नीचे दिया गया है।